बियोलॉजी विद सिद्रा। आई एम सिद्रा सईद। तो मेरा फेसबुक पर भी बियोलॉजी विद सिद्रा के नेम पर पेज मौजूद है, तो वहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को बायो से रिलेटेड मटेरियल वगैरह मिल जाएगा। तो आज के लेक्चर में जैसा कि हम लोग फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, बियोलॉजिकल मॉलिक्यूल के नाम से था, तो उसमें से आज का हमारा टॉपिक है फास्फोलिपिड्स। तो अब ये फास्फोलिपिड्स क्या होते हैं? फास्फोलिपिड्स में हम लोग देख लेते हैं कि इसका नाम भी शो कर रहा है कि इसके अंदर फास्फेट मौजूद होगा, यानी कि फास्फोरिक एसिड वगैरह से इसका लिंक ज़रूर कोई होगा और इसके अंदर लिपिड्स मौजूद होंगे, क्योंकि ये लिपिड की टाइप है, लिपिड्स की क्लासिफिकेशन में से एक है। तो हम लोग कह सकते हैं इट इज फास्फाटाइडिक एसिड। ये क्या होते हैं? फास्फाटाइडिक एसिड्स के डेरिवेटिव्स होते हैं फास्फोलिपिड्स। अब ये फास्फाटाइडिक एसिड क्या होता है? फास्फाटाइडिक एसिड इज कंपोज्ड ऑफ फास्फाटाइडिक एसिड। इन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, जैसा कि ग्लाइसरोल, फैटी एसिड होंगे, 2 फैटी एसिड मौजूद होंगे, फास्फोरिक एसिड मौजूद होगा। फास्फोरिक एसिड का फार्मूला है H3PO4। तो ये फास्फोरिक एसिड का फार्मूला है ये। उसके बाद होंगी नाइट्रोजीनियस बेसिस वगैरह मौजूद होंगी। नाइट्रोजीनियस बेसिस की 3 इकसाम होती हैं, कोलाइन, एथानोलामाइन एंड सिराइन वगैरह। तो इसमें से यानी कि कोई एक नाइट्रोजीनियस बेसिस इस फास्फाटाइडिक एसिड्स के अंदर मौजूद होती है। तो ये यानी कि अगर हम लोग ये देखें, एक ग्लाइसरोल, 2 फैटी एसिड, एक फास्फोरिक एसिड और एक नाइट्रोजीनियस बेस, इनमें से कोई मौजूद होगी, तो ये 5 थिंग्स आपस में मिलकर एक फास्फाटाइडिक एसिड बना देंगे। एक यहाँ से आ गई, 2 और ये 2, ये 4 और एक ग्लाइसरोल, ये 5 चीज़ें आपस में मिलकर फास्फाटाइडिक एसिड बना देते हैं। अब ये जो फास्फाटाइडिक एसिड होते हैं, दीज आर द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फास्फोलिपिड। ये फास्फोलिपिड्स के इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं फास्फाटाइडिक एसिड्स वगैरह। ये आर वाइड स्प्रेड इन द बैक्टीरिया, एनिमल्स एंड प्लांट सेल्स के अंदर ये हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। क्या चीज़? फास्फोलिपिड्स वगैरह हमें बैक्टीरिया, एनिमल और प्लांट सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर हम लोग इनकी यूजेस की बात कर लें, तो ये जो फास्फोलिपिड्स होते हैं वो यूज़ होते हैं इन द सेल मेम्ब्रेन के अंदर, यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। और आगे 4th चैप्टर के अंदर भी हम लोग सेल मेम्ब्रेन को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग ये देख लो कि ये एक लिपिड बनाया गया, लिपिड जो कि सेल मेम्ब्रेन बनाने में यूज़ हो रहा होता है। दीज आर द बाईपोलर। ये 2 पोलर होते हैं, यानी कि एक इसकी पोलर रीजन होती है और दूसरी क्या होती है, इसकी ये नीचे वाली नॉन पोलर रीजन होती है। जो इसकी ये अपर साइड होती है, जिसे हम लोग हाइड्रोफिलिक कहते हैं, मतलब कि ये वाटर लविंग होती हैं। ये जो होती है, ये वाली रीजन जिसे हम लोग पोलर रीजन कह रहे हैं, दीज आर फास्फेट कंटेनिंग रीजन के, ये फास्फेट से मिलकर बनी होती है। और ये वाली जो इसकी साइड है, जिसे हम लोग नॉन पोलर रीजन का नाम दे रहे हैं, दीज आर द हाइड्रोफोबिक, मतलब कि वाटर हेटिंग होते हैं, वाटर से रिएक्शन नहीं करते। और दीज रीजन्स आर कंपोज्ड ऑफ, ये रीजन फैटी एसिड से मिलकर बनी होती है। ये फास्फेट पर मुश्तमिल होते हैं और ये फैटी एसिड से मिलकर बनी होती है। इसे हम लोग फास्फोलिपिड कहते हैं, जो कि सेल मेम्ब्रेन बनाने में यूज होते हैं। तो अगर न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को देखा जाए, जो न्यूरॉन के ऊपर माइलन शीथ मौजूद होती है, वो माइलन शीथ क्या होती है? दरअसल फास्फोलिपिड्स की डेपोजिशन होती है। जैसे कि इन न्यूरॉन द थिकनेस ऑफ माइलन शीथ इज द डेपोजिशन ऑफ फास्फोलिपिड। ये क्या होती है? माइलन शीथ क्या होती है? फास्फोलिपिड्स पर मुश्तमिल होती है। ये माइलन शीथ न्यूरॉन के ऊपर जो कि मौजूद होती है, वो फास्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है और उसे माइलन शीथ को थिकनेस प्रोवाइड कर रही होती है। ये तो इसके यूजेस में आ गया। उसके बाद इसको देख लें कि फास्फोलिपिड्स को हम लोग यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर को देख लें बना हुआ। तो फास्फोलिपिड जैसे कि मैंने पहले बताया, एक ग्लाइसरोल पर मुश्तमिल होता है। अगर आप लोगों को ये स्ट्रक्चर सही से समझ ना आए, तो आप लोग इससे पहले वाली एसाइल ग्लाइसरोल के मेरे लेक्चर को देख लें। तो अगर आप लोगों को वो समझ आ गया, तो उसके बाद ये फास्फोलिपिड समझने में बहुत आसानी होगी। इसीलिए पहले उस लेक्चर को देख लें, एसाइल ग्लाइसरोल, उसके बाद फास्फोलिपिड्स को समझे तो ये इजीली समझ आ जाएगा। तो उसके अंदर इन चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, ग्लाइसरोल क्या होते हैं और फैटी एसिड्स
एसिड्स वगैरह क्या होते हैं उनको देख लें तो ये समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ग्लाइसरोल, जैसा कि ये इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है। ग्लाइसरोल 3 कार्बन पर मुश्तमिल होता है, 1 2 3 कार्बन पर मुश्तमिल होता है। इसके एक साइड पर OH ग्रुप मौजूद होता है, यानी कि OH मौजूद होता है। और यहाँ पर कितने थे, 2 फैटी एसिड्स हैं, R1 एंड R2, तो ये फैटी एसिड्स हैं। और उसके साथ फास्फोरिक एसिड मौजूद है। तो आप लोग देख सकते हैं फास्फोरिक एसिड में कितने थे, H3PO4। अब 1 2 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 ऑक्सीजन एंड एक फास्फेट मौजूद होता है। तो आप लोग ये देख लें। अब क्या करेंगे कि ये क्योंकि अल्कोहल है, अल्कोहल का OH लिया जाएगा और ये साइड्स एसिड हैं, तो ये आपस में रिएक्ट करके वाटर के मॉलिक्यूल को रिलीज करेंगी। तो अल्कोहल से OH लेंगे और यहाँ से एसिड क्योंकि हाइड्रोजन रिलीज करता है, तो ये आपस में मिलकर वाटर के मॉलिक्यूल्स को रिलीज करेंगी। अब यहाँ पर कितने वाटर के मॉलिक्यूल होंगे, एक यहाँ पर बनेगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, यानी कि टोटल 3 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। तो इसके बाद ये स्ट्रक्चर बनेगा। ये ग्लाइसरोल मौजूद है और ये इसके साथ 2 फैटी एसिड मौजूद हैं और ये फास्फोरिक एसिड मौजूद हैं। तो इसका नाम है फास्फाटाइडिक एसिड। फास्फाटाइडिक एसिड ये मौजूद है, फास्फाटाइडिक एसिड। अब इस फास्फाटाइडिक एसिड्स के अंदर फिर ऐड हो जाती है नाइट्रोजीनियस बेसिस। तो ये क्या होती है कि ये जो नाइट्रोजीनियस बेसिस, मैंने कहा था कि इसमें से कोई एक नाइट्रोजीनियस बेसिस इसके अंदर ऐड होती है, कोलाइन, इथानोलामाइन एंड सिराइन वगैरह। तो हम लोग यहाँ पर आप लोगों की बुक में भी, क्योंकि इन्होंने एक नाइट्रोजीनियस बेस को ऐड किया जिसका नाम है कोलाइन, तो कोलाइन को देख लेते हैं कि इसका किस तरह का फार्मूला है। तो यहाँ OH CH2 और सेंटर में नाइट्रोजन और यहाँ से 3 मेथाइल ग्रुप मौजूद हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इन मेथाइल ग्रुप के ऐड होने की वजह से नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसी नाइट्रोजन की वजह से इसका नाम है नाइट्रोजीनियस बेस। अब इसको मैंने यहाँ पर ऐड किया, इसी चीज़ को फास्फाटाइडिक एसिड को मैंने यहाँ पर लिखा है और इसके साथ कोलाइन को ऐड किया है, क्योंकि यहाँ पर जगह के कम होने की वजह से मैंने इसको यहाँ पर अगेन से बना दिया है इस स्ट्रक्चर को। तो इसके साथ कोलाइन अटैच करने की वजह से यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा और OH यहाँ से रिलीज होगा। तो क्या होगा कि OH और हाइड्रोजन आपस में मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज कर देंगे। तो ये कोलाइन इस फास्फाटाइडिक एसिड के साथ मिलकर फास्फाटिडाइल कोलाइन बना देती है। वाटर के रिलीज होने के बाद ये इस किस्म का स्ट्रक्चर हमें नजर आएगा कि फास्फोरिक एसिड के साथ ये कोलाइन अटैच हो चुकी है। आप लोगों की मर्जी मिथाइल को ऐसे यानी कि ओपन करके इस फार्मूले को लिखें, या आप लोग इस तरह ब्रैकेट में बंद करके मिथाइल के मॉलिक्यूल्स को इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसके ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है इस मिथाइल के अटैच होने की वजह से। तो इस तरह से ये फार्मूला हासिल होगा। अब ये क्या होता है कि 5 थिंग्स पर मुश्तमिल होता है ग्लाइसरोल, 1, ये 2, 3 और ये 4 और ये 5। ये 5 चीज़ें मिलकर फास्फाटिडाइल कोलाइन बना देती है, जिसे हम लोग लेसिथिन भी कहते हैं। ये अब लेसिथिन क्या होता है, जो अंडे के अंदर यॉक मौजूद होती है, वो यॉक क्या होती है, दरअसल वो लेसिथिन पर मुश्तमिल होती है। ये लेसिथिन अंडे के अंदर जो उसका येलो पार्ट होता है, उसका यॉक वाला पार्ट होता है, वो दरअसल लेसिथिन यानी कि फास्फाटिडाइल कोलाइन पर मुश्तमिल होता है। अगर यहाँ से कुछ समझ ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। इस लेक्चर को सुनने से पहले आप लोग एसाइल ग्लाइसरोल को देख लें ताकि इसको समझने में आसानी हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टॉपिक डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। अल्लाह हाफिज़।